अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। नाजरीन, हम देख रहे हैं कि फ़लस्तीन के इशू पर मगरबी ममालिक का एक मेजर शिफ्ट दिखाई दे रहा है। कई ऐसे ममालिक जो इसराइल के अहम इत्तेहादी समझे जाते थे, वो अब इसराइल के हवाले से अपने मौक़िफ़ में वाज़ेह तब्दीली ला रहे हैं। कल एक बड़ी डेवलपमेंट में यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और पुर्तगाल बाकायदा तौर पर फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान कर चुके हैं, जबकि अगले कुछ घंटों में जिन ममालिक से इसी किस्म के ऐलानात की तवक्को की जा रही है, इनमें फ़्रांस, बेल्जियम, फ़िनलैंड, न्यूज़ीलैंड और कुछ दीगर ममालिक भी शामिल हैं। अब अगर ये बात करें कि इन ममालिक के फ़लस्तीन को तस्लीम करने से फ़लस्तीनियों की प्रैक्टिकली क्या मदद होने जा रही है, तो यकीनन ये एक सिम्बॉलिक जेस्चर से ज़्यादा कुछ नहीं। शायद अब तब्दीली ये आए कि ये ममालिक अपने ऑफिशियल मैप्स, जिनमें वो पहले फ़लस्तीन के साथ मकबूजा का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे, अब नहीं करेंगे, या ये ममालिक अपनी एम्बेसीज़ खोल सकते हैं, एम्बेसडर्स तैनात हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई ये समझ रहा है कि इस दबाव के बाद गज़ा में जारी खून रेज़ी रुक जाएगी और इसराइल किसी किस्म का दबाव महसूस करेगा, तो वो एक गलत फहमी का शिकार है, क्योंकि इंटरनेशनल अफेयर्स में स्टेट की तारीफ़ के लिए जो 3 फैक्टर्स सरहद, आबादी और ख़ुद मुख्तारी चाहिए होती है, फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल में ये तीनों इसराइल की ब्रूट फोर्स का शिकार हैं। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर में सिफारती महाज नामी कोई चीज़ नहीं, अगर है तो भी बिल्कुल इर्रेलेवेंट हो चुकी है। गज़ा का मामला हो, ईरान या कतर का हो, हम तमाम जगहों पर यही कुछ देख चुके हैं। इसके अलावा एक और बड़ी खबर बगराम एयरबेस के हवाले से सामने आई। सदर ट्रंप अफगान हुकूमत को थ्रेट दे रहे हैं कि अगर इन्हें ये एयरबेस ना मिला तो वाशिंगटन कार्रवाई कर सकता है, जिसके जवाब में अफगान हुकूमत ने भी कहा कि इन्हें इस बेस के लिए अगले 20 साल भी जंग करना पड़ी तो वो उसके लिए तैयार हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि अमरीकी हुकूमत को इस एयरबेस की अचानक क्या ज़रूरत पड़ चुकी है, क्योंकि इसमें तो कोई शक नहीं कि यह एयरबेस ना सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि पूरे खित्ते के लिए एक स्ट्रेटेजिक लैंडमार्क है। लेकिन अमेरिका इसको क्यों वापस हासिल करना चाहता है और इस खित्ते में इसकी अहमियत क्या होगी, इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। शुक्रिया आपके वक्त का कसूरी साहब। हमने देखा कि अमेरिका की तरफ से एक थ्रेटनिंग टोन का इस्तेमाल किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ये कहते हैं कि बगराम एयरबेस जो है वो अगर हमें ना दी गई तो फिर इसके अलावा भी हम सलूशन निकाल सकते हैं। अफ़गान हुकूमत ये कहती है 50 साल तक जंग करना पड़ी तो हम करेंगे। ये अचानक दोबारा से प्रेजेंस इंश्योर करने की ज़रूरत क्यों पेश आ गई अमेरिका को? डोनाल्ड ट्रंप तो ये कहा करते थे कि अफ़गानिस्तान से एग्ज़िट करना है, अपनी फ़ौजों को निकालना है, अब इसके ऑपोजिट बात कर रहे हैं। देखिए, इम्पॉसिबल है उनको प्रेडिक्ट करना। उसकी वजह यह है, उन्होंने तो नॉर्वे को भी कहा था कि नॉर्वे को कहा था जो ये जो ग्रीनलैंड का एरिया है, बल्कि वो डेनमार्क के नीचे है, उन्होंने कहा था वो उसको लेना चाहते हैं। फिर उन्होंने कहा था वो कनाडा को 51st स्टेट बनाना चाहते हैं। वो तो ख्वाहिशात हो सकती हैं, लेकिन जिन लोगों ने फॉलो किया है वॉर को, यानी कि 2 किस्म की वहाँ वॉर्स हुई हैं, एक सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ और वो सोवियत यूनियन को वहाँ से निकलना पड़ा था। दूसरी जंग हुई थी जब 9/11 के बाद, और अमेरिका ने देख लिया कि किस तरीके से उनको बाहर निकलना पड़ा। कोई उसमें कोई बड़ी उनकी लेट से जो एग्ज़िट थी वो ऐसी नहीं थी जिसको अमेरिकी तारीख़ में खुशाइन समझा जाएगा, जिस तरीके से निकले हैं। जितना अमेरिका को नुकसान हुआ वो आप सिर्फ स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगानिस्तान रिकन्स्ट्रक्शन सीगार रिपोर्ट्स देख लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि बिलियंस नहीं ट्रिलियंस का लॉस हो गया इसमें और इराक वॉर में। आना आसान है अफगानिस्तान में, वहाँ से निकलना बुरा हाल है। अगर आपने समझना हो तो 3 अफगान वॉर्स को देख लें, और शायद 2nd अफगान वॉर की बात है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, कि जब अंग्रेज़ों की पूरी जो भी वो बटालियन या जो कुछ थी उसको वाइप आउट कर दिया। एक बंदे को, डॉक्टर ड्राइडन को छोड़ा था कि अपने हॉर्स बैक पे जाए और रिपोर्ट करें कि फ़ौज का क्या असर हुआ है। पूरी फ़ौज फना हो गई थी वहाँ। यानी अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क में कि जो अंदर तो लोग आ जाते हैं, बाहर निकलना उनके लिए फिर बहुत वबाल जान बन जाता है। तो ट्रंप साहब ने जो ख्वाहिशात का इजहार किया है, वो जब अपने वो आर्मी से बात करेंगे तो उन्हें बताया जाएगा कि जी अगर हम कब्ज़ा कर लें, ये तो कैपेसिटी है उनके पास, इराक पे भी कब्जा कर लिया था, उन्होंने अफगानिस्तान पे भी कब्जा कर लिया था, अब वो बगराम पे भी कर सकते हैं।
उसका नतीजा ये होगा कि कई साल उसको डिफेंड जो करना पड़ेगा, जो जाने जाएंगी, जो दौलत जाएगी, जो अमेरिकी प्रेसिडेंट खुद कहते हैं कि मैं अमेरिका को जंगों में नहीं झोंकूंगा, मैं चाहता हूं सारा पैसा वहां के मजदूरों पे, आम लोगों पे लगे, तो वो तो फिर एक मुसीबत में पड़ जाएंगे। इसलिए मुझे लग रहा है कि ख्वाहिशात इसमें ज्यादा हैं। जब उसको ठंडे दिल से वो देखेंगे तो हर अपनी फौज को, पेंटागन को कहेंगे कि आप बताएं आपका क्या ख्याल है। वो अपने माजी के तजुर्बे पे कहेंगे भाई रह नहीं दे तो अच्छा। कसूरी साहब, ये ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करें, ये चाइना के स्ट्रेटेजिक जो इन्फ्लुएंस है इस खित्ते में, उसको कैंसिल आउट करने के लिए ट्रंप ने यह भी कहा कि चीन के जौहरी हथियार यहाँ से 1 घंटा दूर तैयार होते हैं। तो पहला ये कि ऑब्जेक्टिव्स पर ज़रा रोशनी डाल दें, और दूसरा ये कि तालिबान की हुकूमत को परसुएड नहीं कर सकता अमेरिका क्या कि कोई डील उनके साथ ऐसी कर लें, कोई फाइनेंशियल्स ऐसे कर लें कि वो अग्री कर जाएं बेस देने के लिए? फर्ज करें वो जितनी, कितने मील आपने कहा, 300 मील 500 मील क्या कहा? उन्होंने कहा कि 1 घंटे के फासले पर चीन जो है वो अपने न्यूक्स तैयार करता है। हाँ, तो 1 घंटे सपोजिंग 10 मिनट के फासले पे क्या फर्क पड़ेगा? बिल्कुल। आपका क्या ख्याल, चाइना ने सारे अंडे एक बास्केट में रखे हुए हैं? चाइना एक अगर सुपर पावर बनने वाली है, उसकी फौज, आर्मी, नेवी, अभी आपने परेड है देखा है। प्रेसिडेंट ट्रंप खुद उनसे अमन करना चाहते हैं। कंपटीशन एक तरफ गई, अभी उन्होंने प्रेसिडेंट जी से बात भी उन्होंने करनी है, और कुछ टिकटॉक पे तो बात हुई भी है, और टिकटॉक के बारे में कुछ अग्रीमेंट भी हुआ है। चीन से कोई लड़ने की उनको ख्वाहिश नहीं है। इसलिए ये क्यों उन्होंने कहा है, ये तो जवाब वो दे सकते हैं, मैं तो तज्जिया कर सकता हूँ। तो मेरे हिसाब से तज्जिए में प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं चाहते कि चाइना से झड़प हो। वो तो जी फिर क्या हुआ भाई, 1 घंटे पे है तो क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं। पाकिस्तान इंडिया के जो वेपन्स हैं वो शायद 1 घंटे से कम में है, और हमारे जो मिसाइल्स हैं वो तो 2 मिनट में पहुंच जाते हैं। उससे फर्क क्या पड़ेगा भाई? शुरू कर देंगे तो उसका जवाब भी तो होगा ना। इंडिया ने मिसाइल्स मारे थे ना यहाँ, जो कह रहे थे टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां जाके बिल्डिंग्स को दिन दिहाड़े उड़ा दिया, बच्चे औरतें मारे गए। तो उससे उनको अचीव क्या हुआ? उनको फौरी उसका जवाब मिल गया। तो ये मुझे नहीं समझ आई कि अमेरिका, प्रेसिडेंट ट्रंप ने, बल्कि ISI ने एक रोल अदा किया था दोहा में जब टॉक्स हुई हैं प्रेसिडेंट अमेरिका की प्रेसिडेंट ट्रंप के दौर में और तालिबान की, तो पाकिस्तान ने एक रोल अदा किया था इन दोनों की टॉक्स करवाने में। तो वो तो खुद टॉक्स के जरिए बाहर निकले हैं। अब वो कहते हैं नहीं, जिस तरीके से निकले हैं वो बड़ा गलत था। वो ठीक है, वो तो गलत था, हो गई गलती। अब वो आप अगर जाएंगे तो ये आपको मानने वाली बात है कि तालिबान तश्तरी पे रख के आपको बगराम बेस दे देंगे, कल कोई और इलाका आप मांग लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। नॉर्वे आपने देखा है ना, ग्रीनलैंड तो मांगा ही था ना। तो ठीक है, ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि ये इस ख्वाहिश पे आप अमल दरामद कैसे करवाएंगे। बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। इसके अलावा आपने कतर का जिक्र किया, जो इजराइल ने वहाँ पर फ्री पास लेकर अटैक्स कर दिए, 2 के US बेसिस वहाँ पर मौजूद थी। आपको लगता है इसके बाद जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक दिफाई मुआहदा सामने आया, जिसको हिस्टोरिक कहा जा रहा है, नेटो के आर्टिकल 5 की तरह का, एक जॉइंट रिस्पांस का उसमें भी जिक्र है कि एक मुल्क पर हमला दूसरे पर तसव्वुर होगा, ये इसीलिए कि अमेरिकन सिक्योरिटी गारंटी जो थी अरब स्टेट्स को, उसमें वो डिसेप्शन फील करते हैं, वो समझते हैं कि हमें धोखा दिया गया है। कतर के साथ भी यही कुछ हुआ, हमारे साथ भी हो सकता है। दैट्स वाई दे हैड टू डू दिस। देखिए, ये इसमें इसको एक और एंगल से देखिए, धोखा हुआ है या कर कुछ नहीं सके, दोनों केसेस में रिजल्ट वही है, नील। देखें, अमेरिका में एक बड़ी जो सबसे बड़ी मुसीबत है कि इजराइल जो है फॉरेन पॉलिसी इशू नहीं है। यूरोप में भी फॉरेन पॉलिसी इशू है, हर मुल्क में फॉरेन पॉलिसी। इजराइल इंडिया अमेरिका का इंटरनल मैटर है। वहाँ बड़ी मजबूत लॉबी है। ना सिर्फ मैं इजरायली लॉबी की बात कर रहा हूँ, वहाँ को 30% वोटर जो है वो है राइट विंग क्रिश्चियन वोटर्स, और वो जो हैं एवेंजेलिकल क्रिश्चियंस, वो जो इजराइल है वो तो शायद यहूदी या जुविश तो शायद 3-4% आबादी होगी, इनकी तो 30% है। और इनके वोटों से रिपब्लिकन राइट जो अब प्रेसिडेंट ट्रंप को सपोर्ट कर रहा है वो ज़्यादा यहाँ से आया है।
उनके लिए वो उनके मजहबी अकीदे का मसला है। उनका अकीदा यह है कि जो जीसस क्राइस्ट की जो दोबारा सेकंड कमिंग है वो होगी जब यहूदी होमलैंड में वापस पहुंच जाएंगे। उसके बाद वो यहूदियों का क्या करेंगे ये नहीं बताते। अभी वो इतने भी कहते हैं कि भाई वो हजरत ईसा ज़हूर पजीर होंगे उस वक्त तक। तो उनका वोट लेना इन्होंने है, इसलिए अगर ट्रंप साहब को लोग कहते हैं बहस में पता था नहीं पता था, मैं कहता हूँ होना हो, नेतन्याहू को पता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि वो बिल्कुल लाचार है, उनके अपने वोटर से ही वो खाइफ हैं। हाँ, ये लोग सही सवाल पूछते हैं कि आपका इतना बड़ा अड्डा है, आपके पास ऐसे रेडार्स हैं, आपको पता ही नहीं चला बिल्कुल और आपके कुछ भी नहीं कर सके। तो ये वो ऐसा सवाल है, चाहे आप जानबूझ के कुछ नहीं कर सके या आपको उन्होंने वार्निंग दी या नहीं दी, उनकी सेहत पे कोई असर नहीं। बिल्कुल, ये बहस अखबारों में तो हो सकती है, तज्जिया निगार भी कर सकते हैं, लेकिन जिसको अपनी सिक्योरिटी अजीज है वो ये नहीं देखेगा। वो ये देखेगा कि जी हम अमेरिका की गारंटी पे जो मॉडर्न जो स्टेट का कॉन्सेप्ट है वो तो ये कहते हैं, जो इवन प्रेसिडेंट बाइडन ने कहा था कि वो जो हैं वो उसमें बिलीव करते हैं। वो इस लिहाज से मुझे जो डर है वो ये है कि अमेरिका की कोई हुकूमत, हाँ नई जनरेशन जो है पर्टिकुलर डेमोक्रेटिक पार्टी उसमें, और वहां तो यहूदी भी प्रोटेस्ट कर रहे थे जो इजरायली स्टेट अप कर रही है। यहूदी वो कहते हैं हमारी जिंदगी इन्होंने खतरे में डाल दिया है, इसलिए कोई रिस्क नहीं ले रहा मिडल ईस्ट में कि अमेरिकन गारंटीज पे इसराइल के खिलाफ, हालांकि उनकी गारंटीज 100 साल कायम रही हैं। बिल्कुल, सऊदी अरब के अलावा जो बादशाह है, ठीक है, बिफोर वी उन्होंने 100 साल पहले इब्ने सऊद जो बानी जो थे उन्होंने इनके साथ की थी, लेकिन इस कतर पे हमले के बाद जो कहानी है बदल गई है और 4 डे वॉर ने कहानी बदल दी है पाकिस्तान की। लोग समझते हैं क्रेडिबल मिलिट्री फोर्स है, अगर वो इंडिया को टेक ऑन कर सकती है और वो रिलायबल है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि एक मुसलमान ताकत है, तो पाकिस्तान पे भरोसा बहुत ज्यादा है। और लोग ज्यादातर तो ये बात करेंगे गारंटीज में क्या लिखा है, जो नहीं लिखा वो मैं बता देता हूँ जी। वो ये है कि दोनों की मिलिट्री फोर्सेस पहले ज्यादा मजबूत हो जाएंगी। पाकिस्तान की जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है वो सऊदी अरेबिया से शेयर करेगा, और जिस चीज में हमें जरूरत है रिसर्च की उसमें उनकी फाइनेंशियल रिसोर्सेज बड़े काम आएंगी। ठीक है, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस एग्रीमेंट की वजह से कहा यह भी जाता है कि न्यूक्लियर अम्ब्रेला इंश्योर कर ली है सऊदीज़ ने अपने लिए। वैसे मेंशन तो नहीं है ये वर्ड, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ये बात की कि इसका मतलब है ये कि हमारे जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं वो अवेलेबल हो सकते हैं किसी के लिए। खैर मैं इस पर तो बोलूँगा ही नहीं, उसकी वजह है कि ये तो जो है ना हमारे खिलाफ लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ये करेगा और वो करेगा और ये नेटो बन गई है। वो चाहते ही हैं कि इंप्रेशन, ये हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम इज इंडिया स्पेसिफिक। आई वांट टू बी वेरी क्लियर, एज फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर आई कैन पुट इट ऑन रिकॉर्ड, इट्स इंडिया स्पेसिफिक। हिंदुस्तान ने ये रेस शुरू की थी और हमने कहा था कि साउथ एशिया को न्यूक्लियर फ्री जोन होना चाहिए। हिंदुस्तान ने 1971 या 2 में स्माइलिंग बुद्धा जो एक्सप्लोजन किया था, तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने फैसला किया कि पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन्स बनाने पड़ेंगे। द रेस्ट इज हिस्ट्री। हमने बनाई थी इंडिया स्पेसिफिक, हमारे खिलाफ होता था कि ये इस्लामिक बॉम्ब है वगैरह वगैरह। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि नेटो वेटो को छोड़ दें। अभी तो पोजीशन यह है कि जो गल्फ की रियासतें हैं वो इनसिक्योर फील कर रही हैं, चाहे वो इस किस्म का मुआहिदा करें पाकिस्तान के साथ या उनके एग्जिस्टिंग जो मुआहिदे हैं मजीद मजबूत हो जाए। कसूरी साहब ये हो सकता है कि अमेरिका इससे अनकंफर्टेबल फील करे, कि अमेरिका अनकंफर्टेबल फील करे क्योंकि ये जो मुआहिदे हैं जिस नौइयत के, देखिए अमेरिका जो है उसका सऊदी अरब में और गल्फ में मेन इंटरेस्ट ये था कि वो इन्वेस्ट करें सऊदी अरेबिया में। अभी भी मेरा ख्याल है सऊदी इन्वेस्टमेंट बड़ी भारी तादाद में
अमेरिका जा रही है और वो क्राउन प्रिंस शायद उनको अश्योर करेंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप की यही चाह रहे हैं कि 1 ट्रिलियन के करीब जो है गल्फ से आए। 600 बिलियन तो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान उनको अश्योर कर चुके हैं। नंबर 2, क्या अमेरिका को खतरा हो सकता है? उनके तो 3 बेइंतहा बड़े अड्डे, एक सऊदी अरेबिया में है, एक बहरैन में और एक कतर में है। उनको तो कोई खतरा ही नहीं है। उनको पता है कि ये मुआहिदा हुआ क्यों है और उसकी वजह ये इजराइल है, वो अमेरिका तो नहीं है। अगर अमेरिका की गारंटी इजराइल तबाह ना करता तो फिर उनको जरूरत ना पड़ती। तो इसलिए को हम ये जो इत्तेहाद बना है को अमेरिका के खिलाफ तो नहीं बना, ठीक है, ये तो सिर्फ डिफेंसिव अलायंस है। कसूरी साहब, इसके अलावा जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी इन्फ्लुएंस था, क्योंकि सऊदी अरेबिया का भी सेकंड सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर भी इंडिया था, वहाँ पर आपको लगता है एक बहुत बड़ा डेंट भी है? और साथ साथ वैसे खित्ते में आप देखें, श्रीलंका में जो कुछ हुआ, नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, ये इंडियन फॉरेन पॉलिसी इतने फ्रंट्स पे फेल कैसे कर रही है डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ बिग इकोनॉमी, अ मैसिव? देखिए ये जो मामला है ना ये जो मामला है ना, इसको फिर और तरीके से ट्रेस करें। अगर इंडियन फॉरेन पॉलिसी को अपने फेलियर गिनना है तो 4 डे वॉर थी, उनकी मिस जजमेंट थी, फॉरेन ऑफिस की भी और डिफेंस मिनिस्ट्री की भी। यू कैनॉट ब्लेम बांग्लादेश एंड श्रीलंका ऑन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। हाँ, उनको फॉरेन पॉलिसी में धक्का जबरदस्त लगा है, और अगर धक्का है वो इसलिए है कि दे वर ट्राइंग टू डोमिनेट बांग्लादेश विद द बांग्लादेशीज डिडंट लाइक, और हसीना वाजिद के जरिए वो कर रहे थे। ये जो चीज़ है ना, सऊदी अरेबिया भी इंडिया से ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहता। उसका 40 बिलियन का ट्रेड है, हमारा कोई 4 बिलियन के करीब है। 5 बिलियन जी। उनके मिलियंस वहाँ वर्कर्स हैं। ना सऊदी अरेबिया ताल्लुकात ख़राब करना चाहता है ना इंडिया करना चाहता है, लेकिन एक रिजल्ट ज़रूर होगा कि अब इंडिया को ये पता होगा कि अगर पाकिस्तान पे हमला करता है तो सऊदी, देखिए हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सऊदी सपोर्ट की। हमने अपने आप को कई मरतबा हिंदुस्तान के खिलाफ डिफेंड किया है। और हमने, अगर आप यूं देखें कि 1971 की जंग के अलावा, जो कि ईस्ट पाकिस्तान में यहाँ से सप्लाईज हो ही नहीं सकती थी, लॉजिस्टिकल नाइटमेयर था। 1971 जो वर्स्ट वॉर थी, उसमें भी वेस्ट पाकिस्तान, जो आज का पाकिस्तान है, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस वेस्टर्न फ्रंट पे नहीं बढ़ सकी थी। उनको एडवाइस किया गया था आप ये नहीं कर सकेंगी। इस पर बाकायदा किताब है जिसमें लिखा गया है कि कंसिडर हो रहा था कि वेस्ट पाकिस्तान पे क्यों ना हमला किया जाए। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान को किसी की जरूरत नहीं अपना दिफा करने के लिए, और हिस्ट्री का यही लेसन है कि आपको अपने शोल्डर्स पर रिलाई करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की फौज, उसकी एयरफोर्स, उसका नेवी हमें डिफेंड कर सकती है, लेकिन सऊदी अरेबिया के साथ आने में एक हमारा मोरल बूस्टर है, और जो टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट है वो डेफिनेटली चांसेस बढ़ गए हैं, टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन के चांसेस बढ़ गए हैं। बोथ द मिलिट्रीज, सऊदी एंड द पाकिस्तानी मिलिट्रीज will become more proficient. आपने जो बात की वो थैंक यू, बिल्कुल वो जिस तरह से द प्रिंस में भी मैकियावेली का कोट है कि अ प्रिंस शुड रिलाई ऑन इट्स ओन आर्म्स ओनली। आखिरी सवाल जो आपसे करना चाहता हूँ वो ये है कि यूएन का जो इजलास हो रहा है अब सऊदी अरब और फ्रांस की सरबराही में, उसमें अब बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने पैलेस्टीनियन स्टेट को रिकग्नाइज कर लिया ऑफिशियली। और अगर परमानेंट मेंबर्स की बात की जाए, अमेरिका के अलावा आप सब रिकग्नाइज करते हैं पैलेस्टीनियन स्टेट को। प्रैक्टिकली कोई फ़र्क पड़ेगा इजरायली एग्रेशन के अगेंस्ट, या सिर्फ सिंबॉलिक है ये? देखिए, इसको एक है मीडियम टर्म, एक है शॉर्ट टर्म, एक है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म तो मुंह काला हो गया है इसराइल का। मीडियम टर्म में यह है कि इसराइल के अंदर भी असर पड़ेगा, कि उनको यह पता चलेगा कि हमें तो अब ये दुनिया समझ रही है कि वी आर एन ईवल स्टेट, हम जेनोसाइड कमिट कर रहे हैं जो नेतन्याहू के मुखालिफिन हैं, और हम जो है सारी दुनिया में अकेले हो जाएंगे। और कुछ यूरोपियन, मेरा ख्याल यूरोपियन यूनियन के नुमाइंदे ने एक हिंट किया था कुछ दिन पहले कि हम बाउंड है बाय आवर प्रिंसिपल्स टू इम्प्लीमेंट द जजमेंट्स ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। अभी उसका दोबारा जिक्र नहीं हुआ। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट्स किए हैं, इनके इशू किए हैं प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू और उनके जो डिफेंस मिनिस्टर है। अगर यूरोप इतना ही कर दे कि हमारी ओवरफ्लाई ना करो, नहीं तो हम तुम्हें अरेस्ट करके हैंड ओवर कर देंगे, जैसे मिलोसेविच को किया था युगोस्लाविया वाले को, तो तुम्हें हम हैंड ओवर कर देंगे, ये खुद बड़ी बात है। फिर उसके बाद ये है कि जो लोकल पॉपुलेशंस हैं उनका बड़ा प्रेशर था इन गवर्नमेंट्स पे, इन्होंने आसानी से नहीं किया,
क्योंकि वहाँ की राइट विंग भी मजबूत है जो इसके खिलाफ थी कि इसको रिकग्नाइज करें। इसका मतलब है उन्होंने विलिंगली रिस्क लिया है इन मुल्कों ने कि अपनी राइट विंग को अनॉय किया है, क्योंकि वो समझते हैं कि उनके अपने जो बैनुल अक़वामी मफादात हैं और उनकी जो ह्यूमन राइट्स के लिए वो समझते हैं दे आर कमिटेड टू इट, और पब्लिक ओपिनियन का इतना प्रेशर था जिसकी वजह से हुआ है। तो इसका एक असर तो ये होगा कि आहिस्ता आहिस्ता इजराइल को समझ जाना चाहिए कि अब प्रेशर ये बढ़ेगा कि भाई आपने रिकग्नाइज तो कर लिया, अब अगला कदम क्या है? बिल्कुल, अगला कदम यह है कि इनको ऐसा काम करो कि रोके, ओवरफ्लाइट्स बैन करो या इनको हथियार देने बंद करो। तो ये आहिस्ता आहिस्ता होगा, इसका असर पड़ेगा। जो मोरल बूस्टिंग है वो तो फौरन हो गई है, लेकिन अभी से बदनसीबी से जो कत्लेआम हो रहा है वो इमीडिएटली मुझे नहीं नजर आ रहा। लेकिन ये इजराइल के अंदर डिवीजन होगी और सारी दुनिया में अब प्रेशर बढ़ेगा इजरायली स्टेट का। आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ खत्म करने से पहले। एक जमाना था कि साउथ अफ्रीका ने पूरे मुल्क पे कब्जा कर लिया था और पता नहीं 80 या 90% स्याह फार्म थे। लेकिन जब दुनिया ने फैसला किया कि हमने तो नहीं है बर्दाश्त करना, हमने तो गेम्स भी नहीं खेलनी, इनको इंटरनेशनल ओलंपिक्स में भी नहीं खेलने देना, इनके साथ क्रिकेट भी नहीं खेलना, इनके साथ बैंकिंग भी नहीं करनी, तो होश में आ गए। बिल्कुल, उन्होंने ट्रांसफर कर दी पावर। इसका क्या मतलब है? मतलब यह है कि इजराइल में जो लोग पागल नहीं है नेतन्याहू की तरह, वे सोचेंगे कि हमारा मुल्क तो बिल्कुल अछूत हो जाएगा, वो तो हमसे न कारोबार करेगा ना हमें ओवर फ्लाइट्स राइट्स देगा। तो इसका असर पड़ेगा, लेकिन 2 दिन में तो नहीं पड़ने वाला। बिल्कुल, वो तो अमेरिका ही बहादुर कर सकता है। अब उसको खुदा करे कि जो मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर्स मिल रहे हैं बशमूल प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, उसका उन पर कुछ असर हो जाए। नहीं तो इस वक्त तो सिवाय अमेरिका के कोई इजराइल को रोक नहीं सकता। बिल्कुल, फिलफौर असर नहीं होगा, लेकिन प्रेशर का आगाज होगा। बहुत शुक्रिया खुर्शीद महमूद कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। क्रिकेट के मैदान से शायकीन के लिए इस बार भी कोई अच्छी खबर नहीं आ सकी। गुज़श्ता रोज़ जो मैच हुआ भारत के अगेंस्ट पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का, उसमें एक और फेलियर देखने को मिला। अगर T20 रिकॉर्ड की बात करें तो 2 मैचेस सिर्फ पाकिस्तान ने जीते 15 दफ़ा जब पाकिस्तान ने भारत को फेस किया। इस पुअर परफॉर्मेंस के बाद शायकीन की तनकीद की जद में है टीम। ये कहा जा रहा है कि कप्तानी में बहुत ज़्यादा लूप होल्स थे। हुसैन तलत की सिलेक्शन पर बात हो रही है, और इसके साथ साथ ये कि साइम अयूब की फॉर्म हो या पाकिस्तान का बॉलिंग लाइनअप हो, उसमें भी जो डिसीजन लिए गए वो बिल्कुल बैकफायर किए। वो और बात है कि पहले एशिया कप के मैच में जिसमें इंडिया के मद्दे मुकाबल पाकिस्तान की तरफ से जो हैंडशेक रिफ्यूज़ल के बाद तनकीद की गई थी, इसके बाद भी टीम परफॉर्म नहीं कर सकी। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। किस तरह से इन खामियों को दूर करना है और ज़िम्मेदारी किस पर आयद होती है रिपीटेड लॉसेस की, और बार बार जो शिकस्त से 2-4 भारत करता है पाकिस्तान को। सूर्या कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की कि राइवलरी ही ख़त्म हो गई है, क्योंकि राइवलरी वहाँ होती है जहाँ दोनों हरीफ जीत रहे हों, लेकिन यहाँ सिर्फ हमारी डोमिनेशन है। तो किस पर जिम्मेदारी आयद होती है, क्या करेक्शंस करनी चाहिए? सिलेक्शन में इशू है, परफॉर्मेंस में इशू है, टैलेंट में इशू है, या बाबर और रिजवान की वापसी पर अब बात होनी चाहिए? इस पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब और हारून रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिर्ज़ा साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। ये कल जो एम्बेरसमेंट फेस करना पड़ी, सूर्या कुमार यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि राइवलरी भी हमारी अब बची नहीं है, क्योंकि वो उससे होती है जहाँ पर बड़ा क्लोज मैचेस हों। हम तो स्टैट्स जो बता रहे हैं 2 मैचेस जीते हैं 15 में से सिर्फ। तो ये जो डिफीट है, किस पर जिम्मेदारी आप आयद करते हैं? जो एक स्टार्ट हमने लिया 10 ओवर्स में हम 91 तकरीबन हमारा स्कोर था, 9 विकेट्स इन हैंड थे, और उसके बाद हुसैन तलत को भेजना, हारिस को बैटिंग ना करवाना, ये कौन डिसीजन ले रहा था? किस नौयत के डिसीजन हैं ये? बहुत बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल। आपका कोच जो है उसको आप 2 साल के लिए लेकर आए हैं, माइक हैसन को, जो कहता है कि मॉडर्न डे क्रिकेट में खिला रहा हूं, जो कहता है मोहम्मद नवाज दुनिया का बेहतरीन लेफ्ट आर्म स्पिनर है, लेकिन कल के मैच में उसको 1 ओवर भी नहीं दिया गया। जो टीम का कॉम्बिनेशन बनाया, अब आप देखें हुसैन तलत को क्यों खिलाया गया। हुसैन तलत जुलाई 2025 में जब पाकिस्तानी टीम बांग्लादेश के दौरे पर गई थी, वहां T20 आखिरी खेला था। अगरचे वेस्ट इंडीज में वो वनडे खेला,
लेकिन T20 उसके बाद कल उसे भारत के खिलाफ उतारा गया मैदान में। तो भारत जैसी टीम के खिलाफ जबकि उसको ट्राई नेशन में भी मौका नहीं मिला, उसको लीग मैचेस में भी मौका नहीं मिला, तो किस अक्लमंद ने उन्हें कहा था कि एक खिलाड़ी को इतने क्रंच मैच में खिलाओ? चले खिला लिया, उसको किस नंबर पर भेजा? और ये हुसैन तलत की जो जिस तरीके से वो हंस के खेल रहा था, उसकी वजह से प्रेशर पड़ा साहबजादा फरहान पर। पाकिस्तान का जो नेट रन रेट जिस तरह आपने जिक्र किया, वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो गया। तो ये कौन इनसे पूछेगा? मोहम्मद हारिस को कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के कहता है कि जनाब अली उसका नंबर उसे नहीं मिल रहा, वरना ऊपर के नंबर का बेहतरीन बैट्समैन है। इस कप्तान की वजह से आपका सारा बैटिंग लाइनअप डिस्टर्ब हुआ है। अब आप देखें, कल इन्होंने अच्छा फैसला किया कि फखर जमान से इनिंग्स ओपन कराई, जो सर्किल का सही इस्तेमाल करता है। फिर साइम अयूब नीचे आ गए, कप्तान की जगह टीम में नहीं बन पा रही। ये कौन सा कप्तान है जो लास्ट ईयर नवंबर में उसने ऑस्ट्रेलिया में अपना T20 डेब्यू किया और एक T20 खेलने के बाद जिम्बाब्वे में कप्तान बन गया। अच्छा, आप कह रहे हैं कप्तान की जगह भी नहीं बन रही? कप्तानी तो दूर की बात है। कोई शक नहीं कि सलमान अली आगा जो है वो टेस्ट के बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं, वनडे के भी अच्छे खिलाड़ी हैं कि वनडे चले 50, लेकिन T20 में किस अक्लमंद ने उन्हें कहा है? म्यूजिकल चेयर का, कप्तानी के हवाले से म्यूजिकल चेयर का गेम जारी है। इस तरह आपने शुरू में इंट्रो में जिक्र किया सूर्या कुमार यादव का, तो हमारा तो मुकाबले नहीं है। और हकीकत ये है, अगर आप देखें गुज़िश्ता 7 मैचेस जिनमें 3 वनडे और 4 T20 शामिल है, पाकिस्तान भारत से हारा है। पाकिस्तान जो वनडे T20 हारा, अमेरिका में पाकिस्तान भारत से हारा है T20, और बहुत सारी चीजें हैं। सीन में जाना चाहे तो बहुत सारा, यानी कि इस पर एक बात बहस हो सकती है। ठीक है। इस पे हारून साहब आपकी टेक क्या है? ये चूंकि आप चीफ सेलेक्टर भी रह चुके हैं, ये कल हसन नवाज को ड्रॉप करना इस पॉइंट पे जब एक पिंच हिटर आपको चाहिए था, विकेट पे इतना कोई ख़ास स्विंग भी नहीं हो रहा था, कोई डीमंस नहीं थे विकेट पे, उसके बावजूद ये जो बात मिर्ज़ा साहब भी कर रहे हैं कि हुसैन तलत को ले आना और आउट ऑफ नोवेयर, यानी कि कोई एक रैशनल डिसीजन मेकिंग होती है कि कोई रीसेंट परफॉर्मेंसेस की बेस पे किसी की एलिवेशन हो जाए, तो ये टीम में फिर क्या कोई टैलेंट का इशू है? बाबर और रिजवान पे तनकीद ही यही थी कि ये स्ट्राइक रेट इनका ठीक नहीं है, ये जो है वो चार्ज नहीं करते बॉलिंग के अगेंस्ट, लेकिन कल हम 7 ओवर्स में अगर 40 रन करेंगे तो उनको रिप्लेस करवाने का क्या फ़ायदा हुआ हमें? देखिए, मैं बहुत हद तक मिर्जा इकबाल बेग की बातों से मैं एग्री करूंगा, क्योंकि देखें मिर्जा की भी बहुत मतलब इन डेप्थ उसकी नजर रहती है कि जो चीज़ें भी हो रही हैं। लेकिन मैं आपको देखें टेक्टिकली 2-4 चीज़ें बताऊंगा। उसमें सबसे बड़ी चीज तो ये है, अगर आप पिछले 4 सालों में देखेंगे तो पाकिस्तान के 4 साल में 4 डोमेस्टिक के फॉर्मेट चेंज हुए, किसी किस्म की कोई कंटिन्यूटी नहीं है। पाकिस्तान का जो बैकअप पूल है वो क्रिकेट खेलता नहीं है, वो सिर्फ कैंप्स अटेंड करता है, वो सिर्फ नेट प्रैक्टिस करता है और वो छुट जाता है। पाकिस्तान के टॉप प्लेयर्स जब भी अवेलेबल होते हैं वो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते। दुनिया भर में जितने भी टॉप प्लेयर्स हैं वो अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं और वो स्ट्रेंथ लेकर आते हैं नीचे, पेस जो कि आपको प्लेयर्स प्रोड्यूस करती है। पाकिस्तान के पास, मुझे भी ये प्रॉब्लम होती थी जब मैं चीफ सेलेक्टर, मेरे पास बहुत लिमिटेड पूल है, मेरे पास 20 से 25 खिलाड़ी हैं, वो चाहे अच्छा करें या बुरा करें, मुझे उन्हीं के ऊपर इंतजार करना पड़ेगा। यही अगर आप देख रहे होंगे पिछले आप 3 साल का साइकिल अगर आप देखेंगे तो आपको यही प्लेयर्स कभी टीम से बाहर होते हुए नजर आएंगे, कभी वापस आते हुए नजर आएंगे, चाहे वो कोई दिलशाह हो, चाहे वो हुसैन तलत हो। हुसैन तलत किस बेसिस के ऊपर पाकिस्तान की टीम में सिलेक्ट हुआ ये मुझे नहीं अभी तक पता लगा, या कौन सी कोई इसने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दे दी थी किसी T20। हारून साहब, सलमान आगा साहब कप्तान T20 के किस बेसिस पे बने, ये समझ आया आपको? यही इसी तरफ मैं आना चाह रहा था। दूसरी तरफ एक ऐसा कैप्टन जिसका 113 का स्ट्राइक रेट है, आपने बाबर आजम को और रिजवान को इसलिए निकाला कि उनका स्ट्राइक रेट 128 और 133 है। सो आपने 128 और 133 के स्ट्राइक रेट वाले को ड्रॉप करके आप एक ऐसे बंदे को लिया जो 113 का स्ट्राइक रेट है और जिसकी जगह पाकिस्तान की T20 क्या किसी भी T20 के स्क्वाड में नहीं बनती। तो सबसे बड़े ब्लंडर्स तो ये हुए हैं, क्योंकि देखिए मसला क्या है, मसला ये है कि जैसे मिर्जा इकबाल बेग हो गए और बहुत दूसरे सारे जो मीडिया के साथी हैं, वो इतना ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंसेज अगर आप पिछले 5-6 सालों से देखेंगे, कोई एक सीरीज तो ये जीते नहीं है। ऑस्ट्रेलिया से ये हारे, साउथ अफ्रीका से ये हारे, हर एक जो भी जहाँ ये खेले हैं, ये जब हारते हैं इनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, क्योंकि मीडिया तो इस चीज का सवाल करेगा ना कि आप क्या कर रहे हैं कि आपकी टीमें परफॉर्म नहीं कर रही।
तो जब वो सवाल होते हैं तो उन्होंने कहा यार कोई ना कोई तो करना चाहिए हमें। सो करते क्या है वो कॉस्मेटिक चेंजेस कर देते हैं, सिलेक्शन कमेटी को चेंज कर देते हैं, वो कैप्टन को चेंज कर देते हैं, वो मतलब मैनेजमेंट को चेंज कर देते हैं। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? जो भी मैनेजमेंट आती है वो उन्हीं प्लेयर्स को लेकर चलती है, जो भी कैप्टन आता है अपने उन्हीं साथियों को लेकर चलता है। सो इनफैक्ट जो पाकिस्तान का प्रॉब्लम है वो ग्रास रूट लेवल के ऊपर क्लब क्रिकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट की नॉन स्ट्रेंथनेस जो है ना, उसकी वजह से पाकिस्तान को प्रॉब्लम हो रही है। पाकिस्तान की पाइपलाइन में कुछ भी नहीं है, प्लेयर्स आपके पास कहीं भी नहीं आ रहे। आप डोमेस्टिक जो क्रिकेट जो हमारी एसोसिएशन हैं उनकी टीमें सेलेक्ट करते हो 2 दिन के ओपन ट्रायल्स पे, दुनिया भर में कहीं ऐसा नहीं होता। बिल्कुल आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में जो क्लब क्रिकेट है उसकी बेसिस के ऊपर आपकी शहरों की टीमें नहीं बनेंगी, उस शहरों की टीमें के पॉइंट आ गया, तो लोग नहीं आएंगे। उसके बाद मतलब आप स्ट्रक्चरल इशू की तरफ इशारा कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल ठीक बात है। मिर्जा साहब, इसके अलावा अब हमने ये फैसला कर लिया है कि साइम अयूब, जो कि हमने एक हार्ड हिटर बैट्समैन पिक किया था, उसको हमने ओपनिंग बॉलर ही बनाना है। अब कल अभिषेक शर्मा ने जिस किस्म की बैटिंग की है उसके बावजूद उसको आपने 3 ओवर्स करवा दिए, और आप जो है वो अपने बाकी जो बॉलर्स थे, बेशक हारिस रऊफ की आप बात कर लें, तो उनको आप लेटर ऑन लेकर आते हैं और डिमोलिश हो जाते हैं पावर प्ले के अंदर अंदर। तो ये साइम अयूब के रोल का क्या करना है टीम ने अब, क्योंकि बैटिंग तो उनकी रिपीटेडली फ्लॉप हो रही है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि कप्तान जो है वो पाकिस्तान का कप्तान इतना इस काबिल ही नहीं है कि वो टीम को हैंडल कर सके। पिछला मैच आप देखें मुजम्मिल, 127 पाकिस्तान ने किए, भारत 128 चेस कर रहा था, उसने स्लिप ही नहीं रखी कप्तान ने। कल भी वो आपको उसने खैर च्युइंगम चबाना बंद कर दिया है प्रेशर की वजह से। कल भी उसने जिस तरह की चेंजेस की और साइम अयूब को जैसे वो बॉलिंग के लिए लेकर आया, मैं तो कई दफा ये कह चुका हूं कि जब साइम अयूब आए थे तो लोगों ने कहा कि यार क्या जबरदस्त बैट्समैन आया है और ये मुस्तकबिल का सही डनवर बनेगा, लेकिन वो सही डनवर बनने के बजाय सही बैट्समैन बन गए। वो ऑफ स्पिन बॉलिंग और वो वाली कैरम बॉल और ये सारी गेंदें वो कराने लग गए, और कौवा चला हंस की चाल अपनी भूल गया। जो उनका असल काम है वो तो बैटिंग है, ठीक है, ऑलराउंडर बन गए। ये किसने बनाया? इन लोगों ने बनाया, चले। लेकिन उसको आप देखें, कल 1 डाउन पे आया, वो ओपन करता था, शुरू में उसको 21-22 T20 के मौके मिले लेकिन वो नाकाम रहा। तो ये जिम्मेदारी तो टीम मैनेजमेंट पर आयद होती है ना मुजम्मिल के, वो किस तरीके से किस खिलाड़ी को कहां यूटिलाइज करते हैं। अब हसन नवाज को इन्होंने ड्रॉप कर दिया, ये लोग खुद कह रहे थे कि हसन नवाज जो है पाकिस्तान का फ्यूचर में एक अच्छा बैट्समैन साबित होगा, आप उसको उसका मोरल डाउन कर रहे हैं। आप दीगर लोगों को सुफियान मुकीम के साथ भी यही हो रहा है। हाँ, सुफियान मुकीम को, चूंकि उनके पास स्पिनर्स, हमारे पास अब चूंकि नवाज के बारे में मैंने बताया ना कि माइक हैसन कहते हैं दुनिया का बेहतरीन लेफ्ट आर्म स्पिनर है, तो उसकी मौजूदगी में कहाँ सुफियान मुकीम की जगह बनेगी। ये टीम जो है पसंद नापसंद का शिकार हो चुकी है और इसमें लॉबीज काम कर रही है। बाबर रिजवान को बाहर करके टीम का बेड़ा गर्क कर दिया। मिर्जा साहब, शॉर्टली, ये फखर का जो कॉट बिहाइंड हुआ, आउट था नॉट आउट था अकॉर्डिंग टू यू? ये नॉट आउट था। जो श्रीलंकन अंपायर है रिचेरा, वो रिचेरा जो है वो लगता यही है कि आईसीसी का, चूंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से तनाजा चल रहा है, पीसीबी वर्सेस आईसीसी, और आईसीसी मैच रेफरी अंपायर सबका तकर्रुर करता है। 26 कैमरे लगे हुए थे और सिर्फ उसने 2 एंगल से देखा मुजम्मिल, और उसके बाद उसने बकिया कैमरों को देखने की जहमत ही गवारा नहीं की और उसने आउट दे दिया। आप देखें, आज नासिर हुसैन ने भी कहा है, कई साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स कह रहे हैं कि फखर जमान नॉट आउट था। तो इन्फ्लुएंस किसका है? इंडियन क्रिकेट काउंसिल, जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बन चुकी है, तो उसी का इन्फ्लुएंस था। बिल्कुल। हारून साहब, मेरे पास लास्ट मिनट है। आपने जो स्ट्रक्चरल इशू की बात की वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर इमीडिएट फिक्सचर हमें चाहिए, फिक्सिंग चाहिए कि उसको ठीक किस तरह करना है। अब ये जो करंट पूल ऑफ प्लेयर्स है जो अवेलेबल है पीसीबी को, इसमें आप 2-4 चेंजेस अगर रेकमेंड करना चाहें एज अ सोल्यूशन, तो क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, चेंजेस से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिलसिला यही है, फिर एक बार डिफीट के बाद फिर इनको प्रेशर पड़ेगा। मसला तो सिर्फ ये है कि जब तक ये रीवैम्प नहीं करेंगे, ये बैठ के, मेरे अपने नजदीक जो एक आसान सोल्यूशन ये है कि एक ब्रॉड बेस्ड कमेटी बने जिसमें मीडिया के भी लोग हों, जिसमें क्रिकेटर्स भी हों, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर्स भी हों। ये बैठ के इन डेप्थ स्टडी करें पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट का, हर एक की इनपुट ली जाए और जो बेस्ट अवेलेबल सोल्यूशन निकलता है उसको सामने लेके आए और उसको इम्प्लीमेंट करें, और 3 से 5 साल के अंदर आपकी जो क्रिकेट है दोबारा रिवाइव हो सकती है, प्रोवाइडेड मेरिट बेस्ड जो है ना
डिसीजन लिए जाएं और सब लोगों की राय को उसमें शामिल किया जाए, जितने भी स्टेक होल्डर। बिल्कुल, मुशावरत जो है वो एक थॉरली करनी पड़ेगी और स्ट्रक्चरल इश्यूज़ को हल करना पड़ेगा, रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी और शॉर्ट टर्म सोल्यूशन जो है वो इस मसले का नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, हारून रशीद साहब मौजूद। प्रोग्राम आपने मुलाहिजा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।